यानी कि यहाँ पर नेहरू जी बोलते हैं कि मैंने जितने भी इतिहास के अंशों को पढ़ा है उनमें मुझे क्या विशेषताएं प्राप्त हुई हैं। एक तो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से बोलने की स्पष्टता, उनकी तेजस्विता, यानी कि अपने विचारों को दूसरों को समझाने की उनकी स्पष्ट भाषा, और उनके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला है। यानी कि उनके दूर तक सोचने की कल्पना की विशेषताओं ने नेहरू जी को बहुत प्रभावित किया है। मैंने उस पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन और पश्चिमी मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़कर गए। मैं पूर्व की एशिया, अंगकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय में घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और यानी कि मैंने नेहरू जी बोलते हैं कि मैंने उन यात्रियों के बारे में भी पढ़ा है जो चीन से भारत में आए थे। कुछ यात्री चीनी यात्री आए थे, जैसे फायान थे, हवेनसांग थे और अबन बतूता थे। ऐसे बहुत सारे चीनी यात्री आए थे जो भारत में घूमने के लिए आए थे या फिर किसी व्यापारिक संबंध के विशेष तौर पर आए थे, परंतु वो भारत में ऐसे आए कि यहाँ पर रच बस गए। उन्हें भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति ने इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उनसे लिखे बिना रहा नहीं गया। उन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे किताबें लिखी हैं। दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है और जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की है। यहाँ पर नेहरू जी हिमालय पर्वत के बारे में बताते हैं कि जब मैं वह हिमालय पर्वत घूमने के लिए गया तो मैंने हिमालय को ठीक वैसा ही पाया जैसा कि मैंने कथाओं और हमारे ग्रंथों में पढ़ा था। यह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी विशाल और महान नदियों ने, पवित्र नदियों ने मेरे को अपनी तरफ आकर्षित किया, यानी मेरा मन मोह लिया। कौन कौन सी नदियाँ हैं वो? इंडस नदी या सिंधु नदी, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम इंडिया और हिंदुस्तान पड़ा है। इंडिया और हिंदुस्तान नाम हमारा किस नदी के आधार पर पड़ा है? सिंधु नदी के आधार पर। सिंधु नदी को इंडस बोलते हैं। इंडस के आधार पर इंडिया और सिंधु के रूप में सिंधुस्तान ने नाम दिया था हमारे विद्वानों ने। विद्वान बताते हैं कि सिंधु नदी के आधार पर ही हमारे देश का नाम सिंधुस्तान पड़ा था, परंतु जो टाइम के अकॉर्डिंग परिवर्तित होकर हिंदुस्तान बन गया। और यहाँ से आते हुए काफिले और कबीले, फौजें आती रही हैं। इसी सिंधु नदी को पार करके बहुत सारे आक्रमणकारी हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए हैं, जैसे सिकंदर, मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी सिंधु नदी को पार करके ही हमारे देश में आए थे। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्यधारा से लगभग कटी हुई है, परंतु पुरानी कहानियों में आज भी जीवंत है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय पर पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का ज़्यादा तौर पर तो वर्णन नहीं पाया जाता हमारे ग्रंथों में, परंतु जब ये उत्तर पूर्व में से पहाड़ों में से निकलती हुई भारत में ये प्रवेश करती है और मैदानों को हरा भरा बनाती है। यमुना जिसके चारों ओर नृत्य और उत्सव और नाटक के संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्रित है। यमुना के बारे में तो बहुत सारी कहानियाँ और किस्से प्रचलित हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने का रास जो था यमुना के किनारे पर रचाया गया था। और सबसे बढ़कर है कि भारत की गंगा नदी को तो सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इतिहास में आरंभ से ही
तो लाखों की तादाद में लोग इसके तटों की ओर खींचे चले आते हैं। यानी कि गंगा नदी के तट पर लाखों की तादाद में लोग, लाखों की संख्या में लोग स्नान करने के लिए आते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता संस्कृति की कहानी है। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा है। नेहरू जी क्या बोलते हैं कि मैंने अपने पुराने स्मारक और भग्नावशेष यानी डेस्टिनी को कहाँ पे दिखा है, कहाँ पर पाया है? मूर्तियों और भित्ति चित्रों में। और ये मूर्तियाँ और भित्ति चित्र उन्हें कहाँ पर देखने को मिले? अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं में। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा है, जहाँ पर प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा है। आगरा के ताजमहल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और दिल्ली की इमारतें, कुतुब मीनार है, जैसे इंडिया गेट है, इन इमारतों के बारे में बोलते हैं कि ये भी सभी इमारतें हमारे साहित्य, हमारे इतिहास से संबंधित है, इतिहास से जुड़ी हुई है। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ। कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर, जो शायद 13 साल में एक बार लगता है। तो उस मेले के बारे में बोल रहे हैं नेहरू जी कि मैं उसे सैकड़ों हजारों वर्षों से सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग वहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं, और जिसको मैं प्राचीन काल से देखता आ रहा हूँ। कहाँ पे देखा उन्होंने प्राचीन काल का? उन्होंने अपने ग्रंथों में उसे पढ़ा है। चीनी यात्रियों और कुछ लोगों के द्वारा इन पर्वों का वर्णन भी किया जाता है। जो चीनी यात्री आए थे भारत में, इब्न बतूता, फायान वेनसांग, उन्होंने भी अपनी किताबों में, अपनी पुस्तकों में इस त्रिवेणी संगम और कुंभ के मेले का वर्णन किया है। आगे नेहरू जी बोलते हैं कि मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत के में देखने की अंतर्दृष्टि दी है। यानी कि जब नेहरू जी अपने दौरों के साथ अपने उनके स्थानों पर जाकर उनके बारे में देखते हैं और फिर अपनी कथाओं में पढ़ते हैं, अपने ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे बहुत सारी समानताएं इन दोनों बातों में, रियल में भी और पास्ट में भी बहुत सारी समानताएं मुझे मिली हैं। यानी कि हमारे ग्रंथों को वो सच्चे मानते हैं। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसको धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा है। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए हैं जो हंसते और रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में उभरे थे। जब भी किसी जगह जाता था, उस विशेष स्थान के संबंध चित्र और तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। यानी कि मैंने उनके बारे में बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं, बहुत सारे साहित्य को पढ़ा है, और जब पढ़ने के बाद मैं उस स्थान पर जाता हूँ तो मेरे सामने वो जीवंत रूप से खड़े हो जाते हैं कि हाँ, मैंने जो पढ़ा था वो रियल है और वो सच्चाई है। बनारस के पास सारनाथ पर जब मैंने बुद्ध को उसके पहले उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा, यानी कि पहले तो मैंने बुद्ध के उपदेश के बारे में पढ़ा था, जो महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, और फिर बनारस के सारनाथ जगह पर जब मैंने वहाँ पर जाकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि सामने बैठकर बुद्ध जी अपना उपदेश सुना रहे हैं। 2500 वर्ष का फैसला तय करके उसके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि इस तरह से मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सिकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों के संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं के हल तलाश रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ाव के और विजय पराजय के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस संस्कृति और परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी,
जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। यानी कि नेहरू जी अपने इतिहास को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे हैं, और पहले वो उनके बारे में पढ़ते हैं, फिर उन स्थानों पर जाकर उनका ठीक ढंग से विश्लेषण करते हैं। और जब वो उन स्थानों पर जाते हैं तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सब कुछ उनके सामने सजीव रूप से चल रहा हो। जैसे कि अकबर के बारे में पहले उन्होंने पढ़ा, फिर अकबर के अकबर के दीन इलाही, उसके एक मत के बारे में कि दीन इलाही यानी कि सब धर्म समान है, उनके बारे में। फतेहपुर सिकरी में जब वो गए तो अकबर जैसे उनके सामने बैठा हुआ अपने मत का प्रचार कर रहा था। वैसे ही जैसे अशोक के शिलालेखों के बारे में पहले उन्होंने पढ़ा था, फिर वहाँ पर जाकर देखा तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे अशोक की जितनी महानता के बारे में उन्होंने पढ़ा है, तो अशोक एक राजा होते हुए भी उस महानता से भी महान इंसान था। अब उससे आगे नेहरू जी भारत की शक्ति और सीमा के बारे में बताते हैं कि प्राचीन टाइम में भारत की शक्ति क्या थी और उनका विनाश, उनका पतन कैसे हो गया। भारत की शक्ति के स्रोतों और उनके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है, पर उनके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ गया और यूरोप, जो तमाम बातों में एक जमाने में पीछे पड़ा हुआ था, तकनीक के मामले में वह आगे निकल गया। भारत के पतन का मेन कारण क्या बताया है नेहरू जी ने कि जो यूरोप पहले भारत से बहुत पिछड़ा हुआ था हर मामले में, भारत की संस्कृति, सभ्यता और उनके व्यापार कौशल हर तरफ से भारत से पीछे था, परंतु वो भारत से आगे कैसे निकल गया? क्योंकि उनके पास आधुनिक तरह की तकनीकें थी, और जिस तकनीकों को भारत ने अपनाने में बहुत देर लगा दी। इस कारण भारतीय सीमा और इसके शक्ति का ह्रास और पतन का मेन कारण क्या था? न्यू टेक्निक। पश्चिमी यूरोपीय देशों ने न्यू टेक्निक का सहारा लिया और उन्होंने अपने सैन्य बल को बढ़ा लिया, और भारतीय अपनी पुरानी दकियानुसी टेक्निकों में उलझे रह गए, और सैन्य शक्ति के बल पर उन्होंने लगभग पूरी एशिया पर अपना अधिकार कायम कर लिया। देखो कैसे इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी और हौसलाबद्ध शक्ति और मानसिकता थी। नए तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग पूरे एशिया की कहानी है। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिकता, सजगता और तकनीकी कौशल की कमी थी ही नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। क्योंकि नेहरू जी बोलते कि हमारे प्राचीन टाइम पे हमारे अंदर मानसिक सजगता और तकनीक की कोई कमी नहीं थी, परंतु जब जैसे जैसे टाइम निकलता गया, समय व्यतीत होता गया, इन तकनीकों और मानसिक सजगता, अपने दिमागी कार्यों में कमी का आभास होने लगा था। कैसे? अक्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्तियों की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ने ले ली थी। यानी कि अपनी रचनात्मक, अपनी प्रैक्टिकल के जगह पर लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया था? दूसरे की तकनीकों का अनुकरण, दूसरे की तकनीकों की नकल करना स्टार्ट कर दी थी। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदन का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार उनकी जगह लेता हुआ दिखाई देता था। भव्य कला और मूर्ति निर्माण के स्थान पर जटिल पच्चीकारी अपनी सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी थी। प्रभावी किंतु सरल, सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली थी। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सकता था, क्षीण होती चली जा रही थी। इसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाले संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया था।
जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त होती गई थी और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली थी। अतीत के विकट भार ने उसे कुचल दिया था और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई थी। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हाश होने लगा। यह गतिहीन जड़ हो गया और जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रकृति के पथ पर बढ़ते गए। यानी कि जो तकनीक और अपने दिमागी काम थे उनकी जगह पर भारत में क्या होने लगा था, दूसरों की नकल होने लगी थी। और मतलब मेहनत के काम की जगह पर थोड़ा सा आराम के काम की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। भाषा जो पहले की स्पष्ट भाषा थी उसकी जगह पर अलंकृत यानी अलंकारों से लेशपूर्ण भाषा ने उसका स्थान ले लिया था। और जो दिमाग के काम थे, दिमाग से काम करने की टेक्निक थी, उनकी जगह पर रूढ़िवादिता मूर्ति पूजा ने अपना स्थान ले लिया था। यानी कि बहुत सारे आडंबर और रूढ़िवादिता ने भारतीयों में के अंदर जगह कर ली थी। इस कारण से भारतीय शक्ति का ह्रास होने लगा था, उनका पूर्णतः नुकसान होने लगा था। किंतु यह स्थिति पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं